Ascent formula. For capillarity. So rise of liquid in capillary tube. Rise of liquid in capillary tube. So कैपिलरी ट्यूब में जब आप लिक्विड का लेवल राइज होगा, क्यू लेवल राइज होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करें? सो देखिए मैंने ये कंटेनर लिया हुआ है, इस कंटेनर में मैंने कोई कैपिलरी ट्यूब नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, तो अभी जो मेनिस्कस है दैट मेनिस्कस इज फ्लैट. गौरव मैंने कल डिस्कस किया था कि अगर बहुत बड़ी सरफेस है तो मेनिस्कस फ्लैट क्यों होता है? अगर मैं छोटा टेस्ट ट्यूब लूंगा तो मेनिस्कस दिखेगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स, लेकिन अगर मैंने बहुत बड़ी लिक्विड सरफेस ली हुई है तो मेनिस्कस फ्लैट होता है. गौरव अच्छा, गौरव नहीं बताएगा, मेत्री बताएगी. मेत्री, ऐसा क्यों होता है कि अगर एक बहुत बड़ी सरफेस है वाटर की तो मेनिस्कस फ्लैट होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं होता? मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया होगा. सर आपने बताया था सर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होती है सर, वो कम हो जाती है तो वो फ्लैट हो जाते हैं. फोर्स वीक नहीं हो जाती, वेट बढ़ जाता है ना. तो वेट यस सर. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कंपेरेबल ज्यादा हो जाता है तो सरफेस फ्लैट हो जाती है. तो अभी फ्लैट सरफेस है, मैं एक पॉइंट ले रहा हूं जस्ट अबव द लिक्विड सरफेस. देखो इस डेरिवेशन में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं, लॉजिक बहुत ज्यादा है. हाँ अब्दुल्ला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे कुछ प्रेशर है, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस एक और पॉइंट है बी. बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी. तो लिक्विड सरफेस के जस्ट ऊपर एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर इज ए, पी नॉट. और मैं लिक्विड सरफेस के जस्ट नीचे आ रहा हूं, कोई ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, जस्ट लिक्विड सरफेस के नीचे आ गया, तो वहां भी जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा विच इज पी नॉट. तो दोनों साइड अभी प्रेशर से. अब इसी कंटेनर में अगर मैं लिक्विड डाल दूं, कैपिलरी ट्यूब डाल दूं, सॉरी, इसी कंटेनर में अगर मैं यहां कैपिलरी ट्यूब डाल दूं, अगर इसी में बहुत एक फाइन डायमीटर का, फाइन बोर का मैं एक कैपिलरी ट्यूब डाल देता हूं, ये मैंने एक कैपिलरी ट्यूब डाल दी है, तो ये बहुत थिन कैपिलरी ट्यूब, ऐसा कैपिलरी ट्यूब है, लेकिन जस्ट दिखाने के लिए मैं इसे बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं. वरना कैपिलरी ट्यूब का साइज बहुत छोटा होता है, डायमीटर कुछ में होता है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसका साइज बड़ा लेके चल रहा हूं. तो ये कैपिलरी ट्यूब, जैसे ही आपने कैपिलरी ट्यूब डाला, अब फ्लैट नहीं रहेगा, मेनिस्कस कॉनकेव हो गया. अच्छा, अब तुम्हें एक्सेस ऑफ प्रेशर पढ़ाया था मैंने, ए और बी, मुझे कुछ आंसर्स देना. पॉइंट ए किस साइड पर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स साइड ऑफ द मेनिस्कस? सर कॉन्वेक्स. ए सर ए कॉनकेव. ए इज एट द कॉनकेव. कॉनकेव सर. बी, Sir, concave. where is point B?
कॉन्वेक्स 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 साइड। अब कुछ याद है कहाँ प्रेशर कम होता है, एट द कॉन्केव साइड और एट द कॉन्वेक्स साइड? ये भी कल लिखवाया था मैंने, जब मैं एक्सेस ऑफ प्रेशर के क्वेश्चंस करवा रहा था तो मैंने लिखवाया था कि कॉन्वेक्स साइड पर प्रेशर कॉन्केव साइड से कम होता है। पेज पलटो जरा, कल जो मैंने एक एक्सेस ऑफ प्रेशर लिखवाया है वहां लिखवाया होगा ये चीज कि कॉन्वेक्स साइड पर प्रेशर कॉन्केव साइड से कम होता है, कॉन्केव साइड पर प्रेशर ज्यादा होता है। यस सर तो ऑन इंट्रोड्यूसिंग capillary tube in liquid, pressure at concave side is greater than convex side। और ऐसे लिखते हैं, pressure at convex side is less than concave side। Pressure at convex side is less than concave side। अब देखो कॉन्केव साइड तो एयर में है, फ्री है, तो यहां तो प्रेशर P नॉट होगा। सो प्रेशर एट ए, भाई ए पर तो प्रेशर P नॉट की इक्वल होगा क्योंकि ये तो ओपन एटमॉस्फेयर में इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट प्रेशर एट बी पे तो कम हो जाएगा ना, तो बी पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? देखो अगर आप पीछे पलट कर देखें तो मैंने एक जगह लिखवाया था कॉन्वेक्स साइड पर प्रेशर कॉन्केव साइड का प्रेशर माइनस एक्सेस ऑफ प्रेशर, where 2s by r is excess of pressure। तो ये मैंने सिर्फ इस लॉजिक से उठाया है कि कॉन्वेक्स साइड पर प्रेशर इज कॉन्केव साइड का प्रेशर माइनस 2s by r माइनस एक्सेस ऑफ प्रेशर। ये कल सिखाया था मैंने आपको, मैंने वहीं से यूज कर लिया। कॉन्वेक्स साइड पर प्रेशर इज Pb, कॉन्केव साइड पर प्रेशर इज Pa, एक्सेस ऑफ प्रेशर इज 2s by r। तो Pb इज Pa माइनस ऑफ 2s by r, ये आ गया। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Pb इज Pa माइनस 2s by r। This is equation number 2, this is equation number 1। 1 को 2 में रख दो भाई, Pa पे प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, तो ये समझ में आ गया। B पर जो प्रेशर होगा वो P नॉट माइनस 2s by r होगा, दैट्स इक्वेशन नंबर 3। हाँ भाई, अब कुछ डाउट्स हैं? फ्लैट का रीजन प्रेशर पर लिक्विड इक्वल होने के रीजन हो सकते हैं? नहीं मेथ्री, ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर सरफेस टेंशन अपना काम ही नहीं कर रहा, सरफेस टेंशन यहाँ काम कर रहा है। वेपर और लिक्विड का प्रेशर तो अब भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ सरफेस टेंशन भी अपना काम कर रही है। जो मैंने पढ़ाया था ना कि फ्लैट में लिक्विड और वेपर का प्रेशर सेम होता है, वो एक स्मॉल सरफेस के लिए कराया था जहां सरफेस टेंशन काउंट हो रही थी। अच्छा, तो ये आपने ले लिया। अब एक चीज और बतानी है भाई, एक बात बताओ, अगर मैं यहां बिल्कुल बी के सेम लेवल पर यहां पॉइंट ले रहा हूं, बी बाहर इस कैपिलरी ट्यूब के, तो यहां प्रेशर है P नॉट, बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो प्रेशर है P नॉट माइनस 2s by r। तो आपको क्या लगता है, लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेगा या लिक्विड का कहीं कुछ मूवमेंट होगा? अगर मेरी बात आपके समझ में आई तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। मैं फिर कह रहा हूं, बी पॉइंट पर प्रेशर इतना है, सेम लेवल पर कैपिलरी ट्यूब के बाहर एक सी पॉइंट है जहां प्रेशर P नॉट है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपको कुछ दिख रहा है यहाँ, ऐसे ही रहेगा या कुछ चेंजेस आएंगे? सर ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। यश को मूवमेंट दिख रहा है, सुधांशु को भी चेंज दिख रहा है, मेत्री को भी चेंज दिख रहा है। और भाई एक बार टाइप कर दो, कितने हैं जिनके अकॉर्डिंग सेम रहेगा और कितने के अकॉर्डिंग मूवमेंट आएगा?
ये चेंज होगा, कैस्पल के अकॉर्डिंग भी चेंज होगा, आमना भी कह रही है चेंज होगा, और मैं भी कह रहा हूँ चेंज होगा, अनुभव सेम नहीं रहेगा। देखो एक जगह प्रेशर ज्यादा है, एक जगह प्रेशर कम है, तो लिक्विड तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करेगा ना। Yes, sir. So if we take point C outside the capillary tube, at same level as that of B. कोई नहीं अब्दुल्ला, सेम लेवल एज दैट, बिल्कुल बी के लेवल पर मैंने एक सी पॉइंट लिया, एग्जैक्टली सेम लेवल पर मैंने सी पॉइंट लिया। तो आपको क्या लगता है, बिल्कुल बी के सेम लेवल पर हमने एक सी पॉइंट लिया हुआ है, तो मैं ये लिख सकता हूं सी पर जो प्रेशर है, सी पर प्रेशर तीन, सो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड सी से बी में आ जाएगा। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, फ्लूइड फ्लो करता है फ्रॉम सी टू, ऐसे ही होगा, सी से बी में जाएगा, और अब इस बी में लिक्विड का लेवल राइज करने लगेगा। अब मैं इसको ना अलग से दिखा रहा हूं, यहां ही नहीं दिखा रहा, इसको मैं अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूं। भाई यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ कम है, तो लिक्विड मूव करने लगेगा, तो मूवमेंट का असर मैं यहां दिखा रहा हूँ। तो ये जो यहां था ना, ये उठकर यहां चला गया, एच हाइट से राइज कर गया। अब जो बी पॉइंट पर प्रेशर होगा वो सिर्फ 2s माइनस पी नॉट माइनस 2s बाय आर नहीं होगा, देख रहे हो ये एच हाइट तक भी तो लिक्विड भरा हुआ है, ये भी तो बी पर प्रेशर एक्ट करेगा। तो देखो सी पर प्रेशर ज्यादा हो गया, बी पर प्रेशर कम है, तो सी से बी तक लिक्विड फ्लो करेगा, लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा। कब तक राइज करेगा, जब तक सी और बी पॉइंट का प्रेशर सेम ना हो जाए, until pressure at C is equal to pressure at B, तब तक फ्लो करेगा जब तक सी और बी का प्रेशर सेम बराबर नहीं हो जाता। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिक्विड फ्लो करता रहेगा जब तक सी और बी पॉइंट का प्रेशर सेम ना हो जाए, यहां तक लिख लीजिए। जी अब्दुल्ला, राइज होता रहेगा ट्यूब, यहां तक लिख लिए, और मुझे बताइएगा एग्जैक्टली कितना एडिशन हो रहा है बी के प्रेशर में। ठीक है अब्दुल्ला, बिल्कुल सही आंसर। यस कैस्पल, आमना का भी आंसर सही है। तिशा नहीं, तिशा आप गड़बड़ कर रही हैं। यस मैत्री, आपका सही है। भाई ये लिख चुके हो उतना, रब कर दूं इसको? 1 मिनट सर। ओके।
इतना हो जाए मुझे बताइएगा, इसे रब करेंगे। Done, sir. हाँ तो देखो दिशा, अरे अरे अरे, अरे। इसको रब कर दिया। एक मिनट दिशा, हाँ सो देखिए, जब ये लेवल राइज करेगा ना तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई बी पर कौन सा प्रेशर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, एच ना। सो ड्यू टू राइज in level of liquid, PB हो जाएगा P नॉट माइनस 2s/r प्लस h2। जो लेवल होगा दैट्स P नॉट माइनस 2s/r प्लस h2, ये आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर। और ये B किसके इक्वल आ जाएगा, C के इक्वल। फ्लो ऑफ लिक्विड will stop when PB equal to PC is equal to P नॉट। भाई जब B पर ये इतना इंक्रीज होने के बाद P नॉट के इक्वल आ जाएगा तो फ्लो रुक जाएगा। दिशा समझ में आया क्या इंक्रीमेंट होगा? 2s/r तो ऑलरेडी था, हाइट बढ़ने की वजह से h rho g और ऐड हो जाएगा। तो देखो क्या कर सकते हो, P नॉट माइनस 2s/r प्लस h rho g, ये P नॉट के इक्वल होगा। P नॉट से देखिए P नॉट चला गया, h rho g आ गया आपका 2s/r। आपने यहां से हाइट लिख दी, इट्स 2s/r rho g। r याद रखिएगा, यहां r क्या है, r इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अब यहां थोड़ा सा चेंज करना है, इसे रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब की टर्म्स में लाना है, इतना लिख लो, फिर देखते हैं कैपिलरी ट्यूब के रेडियस की टर्म्स में कैसे आएगा। इतना लिख डालिए। सबने लिखा है, फिर इसको देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब की टर्म्स में। हाँ अब्दुल्ला, मुझे पता चला था, तो आपका तो सारा कंप्लीटेड है ऑलरेडी। चलिए, ये लिखा सबने। अब देखो इससे ना हमें मेनिस्कस के रेडियस की जगह कैपिलरी ट्यूब के रेडियस की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो भाई ये कैपिलरी ट्यूब है,
ये सेंटर है ट्यूब का, ये स्मॉल आर रेडियस है ट्यूब का। यहां ऐसे कर कर एक मेनिस्कस बन रहा है, और मेनिस्कस का जो रेडियस है ये यहां कहीं सेंटर रहा होगा मेनिस्कस का। तो ये O1 कैपिलरी ट्यूब का सेंटर है, O2 मेनिस्कस का सेंटर है, ये रेडियस है मेनिस्कस का। तो मेनिस्कस में थोड़ा ढंग से और बना दूं कि सेंटर तो दिखे एटलीस्ट। तो ये सेंटर है, ये सेंटर है कैपिलरी ट्यूब का, और ये आपका सेंटर हो गया मेनिस्कस का। कैपिटल आर। अब देखिए ये जो एंगल होगा ना थीटा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। था कल ही सिखाया था कि सॉलिड सरफेस और टैंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। भाई देखो ये पूरा एंगल 90 है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मुझे को बता सकता है ये कितना होगा? अरे भाई ये बता दो ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अब ये देखो ये रेडियस है, ये टैंजेंट है, ये भी तो परपेंडिकुलर है। रेडियस और टैंजेंट भी तो परपेंडिकुलर है, तो मुझे ये एंगल बता दो ये कितना है? थीटा। थीटा। ये थीटा आ गया। तो यहां से मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बंद कर दिया। ये ना राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे बता सकते हो कॉस थीटा कितना होगा? कुछ नाम दे दो इस ट्राइंगल का। इसको एम कहते हैं, इन ट्राइंगल एम ओ। इस ट्राइंगल में बता दो कॉस थीटा कितना है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज स्मॉल आर, हाइपोटेनस इज कैपिटल आर आ गया आर बाय कॉस थीटा। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, इसे 5 कह देते हैं। भाई ये रेडियस स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ ट्यूब है। स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब। तो ट्यूब के रेडियस की टर्म्स में एच आ जाएगा। मैं 5 को 4 में रख रहा हूं, तो 5 को अगर 4 में रख दूं तो ये आएगा 2s बाय रो जी स्मॉल आर इज आर बाय कॉस थीटा। भाई ये कॉस थीटा ऊपर चला गया तो एच आ गया, इट्स 2s कॉस थीटा बाय रो जी आर। तो ये हाइट का एक्सप्रेशन है, इट्स 2s cos थीटा बाय रो जी आर। तो ये हाइट। तो बस ख्याल रखिएगा दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये कैपिटल आर है रेडियस ऑफ मेनिस्कस की टर्म्स में है, और ये स्मॉल आर है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब की टर्म्स में, एंड थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। इतना लिख लीजिए। इसी को कुछ ऑथर्स एसेंट फॉर्मूला कहते हैं। चलिए इतना लिख डालिए, फिर इसमें कुछ डिस्कशंस और।
चलिए सब लिख चुके हैं? डन सर। चलिए इसमें एक छोटा सा करेक्शन आता है कि इस पूरी कैलकुलेशन में ना इस वाले लिक्विड को हम काउंट नहीं करते, ये जो मेनिस्कस और इसके बीच में फंस जाता है, इस लिक्विड को काउंट नहीं करते। अगर इस लिक्विड को भी मैं काउंट करूं, using volume of liquid in meniscus, तो मेनिस्कस में जो लिक्विड है उसका भी अगर मैं वॉल्यूम ले लूं तो हाइट हो जाएगा 2s बाय आर रो जी, नॉट आर रो जी, 2s cos थीटा बाय आर रो जी माइनस आर बाय 3। ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आता है, बट जो कि बहुत ही कम होता है। तो इसे हम काउंट ही नहीं करते, आपको ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स में यही रिलेशन मिलेगा, बट अगर आप काउंट करें तो ये एक्सप्रेशन होगा एग्जैक्ट। हम जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे उसमें आर, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, इतना कम होगा कि इसे हम काउंट ही नहीं करेंगे। आप देखोगे भी कि अगर आप इसे रखते भी हो तब भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा आपकी कैलकुलेशन। इतना लिखिए, इसमें न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इतना हो जाए बताइए, फिर इसी से हम डिस्कस कर लेंगे कि कब लेवल राइज करेगा और मर्क्यूरी में लेवल फॉल क्यों करता है। चलिए मैं इसे रखता हूं सर जी। सर इसी फॉर्मूले को चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी की चेंज की मदद से निकाल सकते हैं कि नहीं? दोबारा दोबारा बताओ कौन से से? सर मतलब इसी एसेंट फॉर्मूले को नीचे से एच हाइट तक पहले से जाएगा अगर सोच लेंगे तो, और जब एच हाइट तक जाएगा तो फिर रो जी फोर्स उससे ऐड करेगा जो कंजर्वेटिव होगा और इंटरनल की तरह, उसी हम चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की मदद से इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटरनल फोर्स वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वैसे नहीं कर सकते? क्योंकि उस वर्क डन के लिए आपको फिर फोर्सेस भी तो चाहिए। एक तो सरफेस टेंशन की वजह से आप फोर्स ले लेंगे, आप फोर्स की टर्म्स में निकाल सकते हैं इसे। आप ये कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होती है, ये आता है ना सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ मेनिस्कस, Yes. वहां से आप निकाल सकते हैं कि वो फोर्स इसे ऊपर खींचने की कोशिश करेगी, फिर कुछ लिक्विड का वेट होगा जो नीचे एक्ट कर रहा होगा, जहां जाके रुकेगा वहां सरफेस टेंशन की फोर्स और लिक्विड का वेट इक्वल होगा। कौन सा वेट? एच हाइट की वजह से जो वेट। तो वैसे आप कर सकते हाँ, मतलब अभी मैंने जो बताया उसमें सिर्फ सरफेस टेंशन हैं। उसमें मिसिंग था। प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको मॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ वगैरह की जरूरत पड़ेगी जो आपको नहीं गिवन। पोटेंशियल एनर्जी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, ओके सर। वो आपको नहीं गिवन, वो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखिए, अब इसी में देखो तो एसेंट का जो रिलेशन आया ये आया 2s cos थीटा बाय आर रो जी। अगर थीटा एक्यूट है, एक्यूट का एग्जाम्पल है वाटर, तो तुम्हारी जो हाइट है वो पॉजिटिव है, राइज होगा, हाइट पॉजिटिव होगी। अगर तुम्हारा थीटा ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज का एग्जाम्पल हो गया लाइक मर्क्यूरी, पॉजिटिव आने का मतलब है राइज कर जाएगा लेवल। मर्क्यूरी
भाई cos थीटा ऑब्ट्यूज के लिए नेगेटिव होता है, दैट मींस हाइट नेगेटिव हो जाएगी। हाइट नेगेटिव आने का मतलब है लेवल फॉल करेगा। तो मैथमेटिकली आप ऐसे शो कर सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा दिया है जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है, लाइक मर्क्यूरी दिया है, तो लेवल राइज नहीं करेगा, लेवल फॉल कर जाएगा, हाइट नेगेटिव है। इतना लिख डालिए। ओके, हाँ गौरव, इस फॉर्मूले पर सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। फॉर्मूला लिख लो, हो जाएगा तुमसे। चलिए, तो ये कुछ बेसिक डिस्कशंस थे कैपिलरी के लिए। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। गौरव इसे लिख लीजिए, आपसे हो जाएगा ये, फिर न्यूमेरिकल्स आप हैंडल कर लेंगे। डेरिवेशन आपके मिस हुई है, न्यूमेरिकल्स आप हैंडल कर जाएंगे। चलो इसको रब करते हैं। तो भाई ये एक लिक्विड कंटेनर में दिया हुआ है, इसमें आपने कैपिलरी ट्यूब डाल दिया, एक तरफ से वाइड है, एक तरफ से नैरो है। तो आपसे कहता है a glass U tube with diameter 3 mm and 6 mm is placed in a water beaker as shown in figure. Calculate difference in level of water in two limbs. आपको गिवन है सरफेस टेंशन दी है 0.07 न्यूटन पर मीटर, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको दिया है 0 डिग्री। सो जहां देखो अभी जो एक्सप्रेशन निकाला था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर था, जहां रेडियस कम होगा वहां लेवल ज्यादा राइज करेगा।
तो मान लो इसमें लेवल यहां तक राइज कर गया, उसको थोड़ा सा रब कर दें। सो यहां तक मान लीजिए इसमें लेवल राइज कर गया इतना, दूसरे वाले का डायमीटर ज्यादा है तो कम लेवल राइज करेगा। मान लो लिक्विड यहां तक राइज कर गया, बस जो डिफरेंस है दोनों में वो डिफरेंस h है, ये h निकालना है। ये h1 है और ये h2 है। h1 इज पूरा, h2 यहां तक है। तो जो लेवल राइज करेगा ना वो लेवल होगा h1 माइनस h2। आपको h1 माइनस h2 चाहिए। आप h1 के लिए क्या लिख सकते हैं? इट वाज 2s cos थीटा बाय r रो जी। देखो रो जी तो सेम रहेगा, बस 1/r1 माइनस 1/r2 आ जाएगा। वैल्यूज रखो और मुझे बताओ हाइट का एक्सप्रेशन कितना है, कितना राइज कर गया। हाँ सुधांशु, जस्ट ऑब्ट्यूज एंगल लिखवाया था। हाँ अब्दुल्ला भाई, कन्वर्ट कर लेना इसे, मीटर में कन्वर्ट करना, फिर कैलकुलेट करना कितना आ रहा है। ठीक है कैसपुल। देखो ये फॉर्मूला बेस्ड है, जस्ट आपको वैल्यूज रखनी है और प्रॉपर कन्वर्जन करना है। और किसी का आंसर नहीं है कैसपुल के अलावा? करिए करिए करिए, सॉल्व करिए। हाँ, अब्दुल्ला का आंसर ठीक है। अनुभव आप चेक कीजिए, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आपका आंसर एग्जैक्टली हाफ आ रहा है जितना आना चाहिए। आप डायमीटर को रेडियस तो नहीं यूज कर रहे हैं। अब्दुल्ला का ठीक है। मेत्री, दिव्यांशी, यस हमने आंसर यस सर, बस एक मिनट। कैलकुलेशन है। हाँ यश, यश का सही आ रहा है। चलिए भाई, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो देखो R1 जो है ना, इसका हाफ कर दो। इट्स 3 mm by 2 which is 1.5 into 10 raised to the power minus 3 meter. R2 is 6 mm by 2 which is 3 into 10 raised to the power minus 3 meter. Substitute कर दीजिए। तो हाइट आ गया 2, surface tension is 0.07, cos theta is cos 0 by rho g.
water at density 1000, G is 10. 1 by R1 minus 1 by R2, 1 by 1.5 into 10 raised power minus 3, 1 by 3 into 10 raised power minus 3. जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट विल बी अराउंड 4.7 into 10 raised to the power minus 3 मीटर. अब मैं इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, बस ये कैलकुलेशन करनी है. इट्स 4.7 into 10 raised power minus 3. चलिए इतना लिखिए. चलो गुड. चलो भाई लिख लीजिए इतना. नेक्स्ट देखते हैं. रब कर दूं इसे दिव्यांशी. चलिए इसको रब करते हैं. नेक्स्ट देखिए. अच्छा एक चीज याद रखिएगा, हाइट का ये एक्सप्रेशन है ना 2s cos थीटा बाय सर एक मिनट पुरानी स्लाइड दिखा दीजिए. डन सर. तो देखिए हाइट का जो एक्सप्रेशन है 2s cos थीटा बाय r रो g, अगर इसे मैं ले जाकर लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दूं r को, अगर मैं एक लिक्विड लूं तो उस लिक्विड के लिए कैपिलरी ट्यूब चेंज करने से ना तो s चेंज होगा, ना थीटा चेंज होगा, ना g चेंज होगा, ना रो चेंज होगा. सो फॉर अ गिवन लिक्विड, अगर मैं एक सिंगल लिक्विड ले रहा हूं तो उसके लिए एच आर चेंज नहीं होता, एच आर कॉन्स्टेंट होगा. हाइट इंटू रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ द ट्यूब कांस्टेंट रहेगा. तो कुछ न्यूमेरिकल्स आप यहां से यूज करेंगे. एक चीज और याद रखिएगा, अगर ट्यूब स्ट्रेट रखा हुआ है और मैं आपसे कह रहा हूं लिक्विड का लेवल यहां तक एच चला गया, और मैं आपसे कहूं कि मैंने एक ट्यूब को इंक्लाइन कर दिया एट सम एंगल, तो याद रखिएगा कि ये जो हाइट होगी ना ये अब भी एच होगी, ये नहीं चेंज होगी. ये जरूर चेंज हो जाएगा, लेंथ ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, और जिस हाइट तक राइज होगा वो अब भी एच रहेगा. इसे लिखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको इन चीजों की जरूरत पड़ जाएगी. लिखिए 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 इतना. जी राइज सेम ही होगा. फ्री सरफेस से जो ऊपर तक राइज करेगा वो राइज सेम होगा, उस राइज में कोई चेंज नहीं आएगा. एनी गिवन लिक्विड पर चेंज होगा तो सही है. हाँ लिक्विड अगर आप चेंज करेंगे तो बिल्कुल सारी चीजें चेंज करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर अ गिवन लिक्विड, एक लिक्विड लिया आपने, आप कैपिलरी ट्यूब चेंज करते चले जा रहे हो तो एच इंटू आर कॉन्स्टेंट रहेगा. आप लिक्विड ही चेंज कर दें तो सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट सब बदल जाएगा. बट एक सिंगल लिक्विड है लाइक वाटर लिया, आप अलग अलग कैपिलरी ट्यूब डाल रहे हो तो एच चेंज होगा, आर चेंज होगा, बट एच इंटू आर कॉन्स्टेंट रहेगा. गौरव समझ में आया? यस सर, यस सर. चलो एक न्यूमेरिकल और देखते हैं. क्वेश्चन देखिए. सर एक मिनट. ओके सर देखो क्वेश्चन है वाटर राइज
in a capillary tube to a height of 2 centimeters. In another capillary tube whose radius is 1/3 of it, how much water will rise? तो देखो लिक्विड चेंज नहीं किया, सिर्फ कैपिलरी ट्यूब चेंज किया है. If the first capillary tube, first means ये वाला, is inclined at an angle of 60 degree with respect to vertical, then what will be the position of water in tube? चलिए करिए सॉल्व. ठीक है कैस्पल, फर्स्ट पार्ट ठीक है. लेंथ अब्दुल्ला, लेंथ ऑफ वाटर. फर्स्ट पार्ट ठीक है, कैस्पल का सही है, यश का सही है. सेकंड पार्ट कैलकुलेट कीजिए. ठीक है अब्दुल्ला, फर्स्ट पार्ट ठीक है आपका, सेकंड पार्ट कैलकुलेट कीजिए. सेकंड पार्ट में भी लेंथ ऑफ वाटर कॉलम फाइंड करना है ना. लेंथ का मतलब है यहाँ तिशा का क्या आंसर आया था? तिशा सही है आपका. देखो यहाँ लेंथ से मतलब है सेकंड पार्ट में आपने ना इसे ऐसे इंक्लाइन करके रख दिया. वर्टिकल के साथ जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री. आपसे पूछ रहा है ये वाली लेंथ बताओ, ये कितना लिक्विड का लेवल है, इसे लेंथ कह रहा है, और ये हाइट होती है. करिए सॉल्व कीजिए.
मानस फर्स्ट पार्ट ठीक है, यश का फर्स्ट पार्ट ठीक है, अब्दुल्ला का फर्स्ट पार्ट ठीक है, कैस्पल का सेकंड पार्ट गलत है, कैस्पल सेकंड पार्ट गलत है, यश का गलत आ रहा है सेकंड पार्ट, कैस्पल अब सही है, मैत्री फर्स्ट पार्ट ठीक है, कैस्पल ठीक आ रहा है, अनुभव फर्स्ट पार्ट ठीक है। एल चाहिए, एल। चलिए मैं सॉल्व कर दूं। एक मिनट जाओ। हाँ मानस सही आ रहा है, मानस का भी ठीक है। आमना, अब्दुल हन्नान, दिव्यांशी आपका आंसर नहीं है। मानसविन तुम्हारा भी नहीं है यार, कहाँ गायब हो? गौरव, गौरव तो नेट ही नहीं आ रहा। सुधांशु, नहीं मानसविन कुछ गड़बड़ कर रहे हो, देखिए। अच्छा करो 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 सुधांशु को। सेकंड पार्ट भेजा है। सेकंड पार्ट 1 लिखा है सुधांशु। अनुभव 12 नहीं है यार, सही नहीं है। सो देखिए इसको ऐसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हाइट उसने दी है 2 सेंटीमीटर। R1 कुछ रहा होगा जिसकी जरूरत नहीं है। H2 नहीं पता, R2 पता है कि R1 का 1/3 कर दिया। अब आप जानते हैं कि कैपिलरी ट्यूब में फॉर अ गिवन लिक्विड अगर लिक्विड चेंज नहीं कर रहे आप, H1R1 is equal to H2R2। सो आप ऐसे लिख सकते हो, यहां से H2 को आप लिख सकते हैं, वैल्यू रख दीजिए सारी यहाँ। H1 is 2, R1 is R1, H2 पता नहीं, R2 is R1 by 3। R1 से R1 कैंसिल हो गया, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो H2 आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर राइज आ गया ना। मानसवन का भी ठीक है। मैत्री सेकंड में कुछ गड़बड़ है। अब देखिए यहां लेंथ चाहिए। जब आप इंक्लाइंड कर दोगे ना, हाइट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाइट तो 2 सेंटीमीटर रहेगी, ये लेंथ चाहिए। अगर ये 60 तो ये 30 आ जाएगा, ये वर्टिकल के साथ है ना 60, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 होगा एंगल। तो आप लिख सकते हो यहां से sin 30 h/l हो जाएगा। sin 30 हाफ होता है, h 2 है, l हो गया। ये 60 दिया है अब्दुल्ला, अगर ऐसा है और ये ट्यूब दिया है, ये 60 एंगल है, तो वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल के साथ 30 होगा ना, ताकि टोटल 90 हो जाए। L 4 आ गया, तो 4 सेंटीमीटर तक इसमें लेंथ आ जाएगी। तो मैंने S2 से निकाल दी गलती से। सर हाँ सर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट फिर से बताऊं। देखो मैंने सुन, उसने कहा पहले कैपिलरी ट्यूब जो था ना वो स्ट्रेट था, ऐसे था, और जो हाइट थी वो 2 सेंटीमीटर थी। उसने इस कैपिलरी ट्यूब को इंक्लाइन कर दिया। जब आप इंक्लाइन भी कर दोगे तो हाइट तो सेम रहेगी, पहले भी 2 सेंटीमीटर थी हाइट, अब भी लिक्विड की इतनी होगी। लेंथ पूछ रहा है, तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, वर्टिकल के साथ एंगल 60 दिया है ट्यूब का, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 हो जाएगा। तो यहां मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें sin 30 लगा दिया, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h/l। तो sin 30 आ गया हाफ, विच इज h, विच इज 2/l, तो l आ गया। यस सर। मैं रब कर दूं? यस सर। 1 मिनट सर।
चलिए Done, sir. ठीक है, तो इसे मैं रब कर रहा हूँ. एक लास्ट क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल. Rise of liquid in tube of insufficient length. भी होता है, मैं थ्योरी की फॉर्म में करा रहा हूँ. सो देखिए, मान लीजिए एक कैपिलरी ट्यूब है. ये लिक्विड है, इसमें आपने एक कैपिलरी ट्यूब डाल दिया. आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर. आ तो रहा है नेट. सो मान लीजिए ये जो फ्री सरफेस के ऊपर है, दैट लेंथ इज लेट्स से एल. मैं जस्ट एक नंबर दे रहा हूं, रफ 3 सेंटीमीटर. हाइट आता है ना 2s बाय कैपिटल आर रो जी. मैं कैपिटल आर ले रहा हूं, रेडियस ऑफ मेनिस्कस. और ये हाइट आ जाती है 3.1 सेंटीमीटर. तो क्या होगा, लिक्विड क्या ऊपर तक रहेगा या स्पिल कर जाना चाहिए, गिर जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को कि लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब से बाहर गिरेगा या नहीं गिरेगा? अच्छा, लैग कर रहा है. एक मिनट मैं चेंज कर रहा हूं. एक सेकंड. मैत्री आप ठीक है? यस सर. अच्छा, मेरा लग रहा है और भी किसी को? क्या आपकी आवाज कट गई थी? ये आवाज कट रही है. ओके, एक मिनट रुक जाओ यार. एक शिट. मेरी वॉइस अभी ब्रेक कर रही है? नो सर. सर स्क्रीन पे जो लिखा था वो नहीं लिखा था. मैं दोबारा लिख. Yes, sir. Rise of liquid in tube of insufficient length.
देखिए राइज ऑफ लिक्विड इन ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ का मतलब बस इतना है कि मान लीजिए एक ट्यूब है, उसकी जो लेंथ है दैट इज 4 सेंटीमीटर अबव द फ्री सरफेस, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। आपने जो लिक्विड का लेवल राइज कराया है, जो भी हाइट आई वो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है, कुछ ऐसा है। ये कंटेनर है, आपने इस कंटेनर में लिक्विड फिल कर दिया, ये कैपिलरी ट्यूब है, तो यहां पर ये जो हाइट है ये है 3 सेंटीमीटर। मैं आपसे कह रहा हूं जब आप हाइट कैलकुलेट करते हैं 2s/r rho g से, where r is radius of meniscus, अगर r रेडियस ऑफ मेनिस्कस है तो देखो, और मैं आपसे कहता हूं ये कैलकुलेट कर 3.1 सेंटीमीटर आ जाता है, मींस जो लेवल राइज करेगा वो 3.1 सेंटीमीटर। तो देखकर ऐसा लगता है कि लिक्विड बाहर निकल जाएगा, बट एक्चुअली होगा ये कि कुछ एक मिनिमम वैल्यू तक लिक्विड का लेवल, लिक्विड स्पिल नहीं करेगा बल्कि मेनिस्कस का रेडियस बढ़ जाता है। होगा ये कि जो ड्रॉप यहां आकर गिरने वाली होगी ना, उस ड्रॉप का ऊपर आकर साइज बढ़ जाएगा, मेनिस्कस का साइज बढ़ जाएगा। सो वो आप यहां से ले सकते हैं, h होता है 2s/r rho g, आप लिख सकते हो h/r कितना आ जाएगा 2s/rho g, h/r कितना आ जाएगा कांस्टेंट। दैट मींस होगा ये कि अगर हाइट इनसफिशिएंट है तो रेडियस बढ़ जाएगा, मेनिस्कस का रेडियस बढ़ जाएगा ताकि लिक्विड बाहर ना गिरे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस इंक्रीजेस so that liquid does not spill. मेनिस्कस का रेडियस सर हेलो सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोगों ने लिख लिया था या मैं फिर से लिखूं उसी चीज को? सर मैंने लिख लिया था। हाँ, वो लास्ट वाला पैराग्राफ में लिखा था रेडियस ऑफ मेनिस्कस वाला।
अच्छा, बाकी सबने लिख लिया था ना, मैं लास्ट वाला ही पोर्शन लिखूं, नहीं तो फिर से सब कुछ लिखना पड़ेगा। सर मेरा रह गया था थोड़ा। जी सर लिख लिया था। मैं लिख ही सर लास्ट का पार्ट ही रहा था उसमें मेरा। लास्ट रह गया। कभी कभी कनेक्शन इश्यूज ऐसे होते हैं, हमारे सारे नेटवर्क चले जाते हैं। सो मैं ये बता रहा था कि अगर आपका कैपिलरी ट्यूब है और साथ साथ लिखते रहना, कहीं फिर चला जाए, मैं फिर लिखता रह जाऊँ। यस सर। इनसफिशिएंट लेंथ, हाइट बहुत कम है जितना लेवल राइज कर रहा है। मान लो इसको मैं h कह रहा हूँ और जो लेवल राइज कर रहा है उसे मैंने ऐसे कह दिया 2s by r rho g। सो लिक्विड बाहर नहीं गिरेगा, मेनिस्कस बढ़ जाएगा, क्योंकि एच आर यहां से आप लिख सकते हैं कि कांस्टेंट होता है। सो इफ h इज लेस देन कैपिटल H, तो जो लिक्विड का जो मेनिस्कस होगा वो बढ़ जाएगा। रेडियस ऑफ meniscus will increase, liquid will not spill, गिरेगा। बस ये था। अच्छा, इसके बाद कुछ होमवर्क है आपके लिए। पहला है राइट, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ये मैं नहीं लिख पाऊंगा। राइट 4 फैक्टर्स which affect surface tension. सेकंड है effect of detergent on surface tension. ये दोनों थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसे आप देख कर पढ़ेंगे कि इम्प्यूरिटी डालने से सरफेस टेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपके काम है। मतलब ये वो पोर्शन है जहां से ना कंसेप्चुअल बनता है ना न्यूमेरिकल बनता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेता है। सो ये कंप्लीट हुआ फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड के बाद थर्मल में बहुत सारी चीजें इस साल रिड्यूस हो गई, तो मैं थर्मल बाद में कराऊंगा। पहले मैं एसएचएम और वेव्स, लास्ट टॉपिक है आपका, एसएचएम एंड वेव स्टार्ट करा। आज मैं थर्मल में जो चीज सिलेबस की थी, लाइक इंजन था, पढ़ाना पड़ता था, सरफेस ने स्पेसिफिक हीट थी, एक्सपेंशन था, वो सारी चीजें खत्म कर दी सिलेबस से, इस साल वो खत्म हो गया। तो थर्मल में कराऊंगा, बहुत डिटेल में कराऊंगा, लेकिन बाद में पहले एसएचएम एंड वेव्स करेंगे, उसके बाद हम थर्मल बनाएंगे। सो अब नेटवर्क का भी हाल खराब है, मैं आज इसे यहीं छोड़ता हूँ। फ्लूइड कंप्लीट हुआ, आप फ्लूइड रिवाइज करो, मैं असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, लास्ट असाइनमेंट फ्लूइड का। इसके बाद हम कल से एसएचएम एंड वेव स्टार्ट करेंगे, लास्ट यूनिट एसएचएम एंड वेव्स। यस मित्री। सर वो एक बार आप एक और बात बता सकते हैं कि आपने जो फर्स्ट बताया था कि फ्लैट सरफेस किसी के वेट से बोला था आपने, एक बार और बता सकते हैं? ये कहता है ये जो फ्री सरफेस है ना, ये वाली, अब देखो इसका अगर साइज बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्री सरफेस, तो ज्यादा कई मॉलिक्यूल्स होंगे, वेट बहुत ज्यादा होगा, वो वेट इतना ज्यादा होगा कि सरफेस टेंशन के इफेक्ट को ओवरटेक कर जाएगा। तो आपको मेनिस्कस ना दिखकर ये फ्लैट दिखता है। लेकिन अगर आप कैपिलरी ट्यूब में आओ, देखो सरफेस तो बहुत छोटी सी है, छोटी सी सरफेस है। यस सर। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा एक्ट करेगा, वेट कम होगा तो सरफेस टेंशन का इफेक्ट दिखेगा आपको, तो आपको दिखेगा अल्टीमेटली कि मेनिस्कस है। लेकिन यहाँ इतना ज्यादा वेट है कि सरफेस टेंशन का इफेक्ट ही आप फील नहीं कर पाओगे, तो वो फ्लैट दिखेगा कट। सर तो वो जो रीजंस थे, एडहेसिव इज इक्वल टू कोहेसिव, सर वो स्मॉल सरफेसेस के लिए थे? सारा स्मॉल सरफेस। ओके सर। लार्ज सरफेस में तो ये दिखता ही नहीं है, लाइक कभी भी वाटर सरफेस देखोगे पॉन्ड की, तो वो हमेशा फ्लैट दिखेगी, वहां मेनिस्कस नहीं दिखेगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस का वेट बहुत सारा है। ओके सर। चलिए इसको आज यहीं छोड़ते हैं, कल एसएचएम एंड वेव्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। सर यस यस यस। सर तो ऐसे कंफर्म कराना था कि अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा ना सर, इसमें इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव के साथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी एक्ट कर रहा होगा, और एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने के बावजूद, या एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा वो जीरो होने के बावजूद भी
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम नहीं लगा सकते हैं अगर नॉन कंजर्वेटिव अंदर अगर एक्सटर्नल फोर्स आपकी कंजर्वेटिव है, राइट? एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो भी अच्छा, अगर वो भी like सिस्टम ऑफ 0. पार्टिकल्स के बीच में अगर पार्टिकल्स के बीच में कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ साथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी एनर्जी में लॉस आएगा, हो रहा कैस्पल एनर्जी में लॉस आएगा, हर हाल में एनर्जी में लॉस आएगा। है मतलब तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमें अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो दोनों ही कंडीशन चाहिए होगा दोनों कंडीशंस। अगर इंटरनल Okay. फोर्सेस भी नॉन कंजर्वेटिव है तो एनर्जी। चलो, थैंक यू Bye. सर ओके, बाय।